हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने CFSC के फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। जैसे कि हमने देखा कि धातु की प्रकृति, कि धातु के ऊपर जितना ज़्यादा धनावेश होगा, या मैं कह दूँ कि धातु के ऊपर जितना ज़्यादा धनावेश होगा वो लिगेंड को आकर्षित करेगा, तो उससे भी CFSC की वैल्यू बढ़ती है। हमने फर्स्ट जो फैक्टर पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ज्यामिति का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है डेल्टा O, उसका मान डेल्टा T से ज़्यादा होता है। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा। वो इसका कारण सिंपल सा है कि उसमें चतुष्फलकीय क्षेत्र में 4 लिगेंड आते हैं, अष्टफलकीय क्षेत्र में 6 लिगेंड आते हैं। तो जितने ज़्यादा लिगेंड आएंगे उतना प्रतिकर्षण धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन एवं लिगेंड के मध्य ज़्यादा होगा। इस वजह से वहाँ पे क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन भी ज़्यादा होगा। सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। लिगेंड की प्रकृति मैंने आपको दूसरा फैक्टर बताया था कि लिगेंड अगर प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होंगे तो ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड होंगे तो कम प्रतिकर्षित करेंगे, दुर्बल क्षेत्र के होंगे तो विपाटन कम होगा। मतलब ये जो 5 डी कक्षक हैं इनके बीच में ये जो गैप है ये क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन है, इसको डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में डेल्टा O है और टेट्राहेड्रल में डेल्टा T है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, अगर ये मैं कहूँ ये ज़्यादा विपाटन होगा किस क्षेत्र में, स्ट्रॉन्ग में, और ये वाला किस में है, वीक में। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि भाई आप कौन से लिगेंड वीक है, कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अब ये हमें कैसे पता चले। इसलिए एक इरविंग विलियम तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक सीरीज का निर्माण किया जिसको इरविंग विलियम सीरीज भी कहते हैं, और उसको एक स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी भी कहा जाता है, जिसने स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ लिगेंड्स को मतलब अरेंज किया। जो मैंने आपको बताया था कि कार्बन जिनमें दाता परमाणु होता है वो लिगेंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले। ये मैंने अपने लास्ट में बात कर ली थी। अब अपन बात कर रहे हैं केंद्रीय आयन की स्थिति, वो क्या कहती है। देखिए, अब केंद्रीय आयन की स्थिति का मतलब पहला, जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि धातु आयन पर आवेश। धातु आयन पर आवेश का मतलब क्या है, जैसे एक मेटल है जिसके ऊपर +2 आवेश है, एक मेटल है जिसके ऊपर +3 आवेश। तो अब आपको पता है लिगेंड को अपन पॉइंट चार्ज मानते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जिस धातु के ऊपर, क्योंकि मेटल की तरफ लिगेंड को आना है, किसको आना है, लिगेंड को आना है मेटल की तरफ। अब जितना ज़्यादा मेटल के ऊपर धनावेश होगा और लिगेंड को उतना ही तो आकर्षित करेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि धातु पे धनावेश जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो लिगेंड को उतना ही आकर्षित करेगा। अब लिगेंड को जितना ज़्यादा आकर्षित करेगा तो वो लिगेंड फास्ट आएगा और ज़्यादा पास में आएगा। जितना ज़्यादा धनावेश धातु के पास में आएगा तो मेटल पे उपस्थित धनावेश तो उसको आकर्षित कर रहा है, परंतु मेटल के धातु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उतना ही तो ज़्यादा उसको प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण महसूस करेंगे लिगेंड से। भाई लिगेंड धातु के ऊपर उपस्थित धनावेश से खींचे आ रहे हैं, परंतु धातु के ही ऊपर उपस्थित डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या ज़्यादा महसूस करेंगे ना प्रतिकर्षण, किससे, लिगेंड। अरे भाई जैसे ये प्लस चार्ज की वजह से लिगेंड ज़्यादा आकर्षित होंगे लिगेंड, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। परंतु धातु के ऊपर जो उपस्थित ये डी कक्षक हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जितना लिगेंड इसके पास में आएगा, जितना नज़दीक आएगा, उतना ही ज़्यादा ये लिगेंड और इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा उसके बीच में स्प्लिटिंग बढ़ेगी इसके धातु के डी कक्षकों के बीच में, और डेल्टा O का मान बढ़ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए CONH3 6+2 और CONH3 6+3। अब देखिए यहाँ पे और बाकी स्थितियाँ सब नॉर्मल हैं, दोनों के धातु सेम है। देखो इसमें कई चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मैं ये चूंकि धातु आयन की बात कर रहा हूँ इसलिए केवल ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें केवल धातु के ऊपर आवेश ही परिवर्तित है। दोनों CO केंद्रीय धातु, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, यहाँ पे भी लिगेंड सेम है, यहाँ पे भी लिगेंड सेम है। अच्छा, ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं ना, ये सारे ऑर्डर भी उसी क्रम में लिखे हुए हैं। अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स के बीच में एक से ज़्यादा प्रकार के फैक्टर्स आ रहे हैं तो आपको सीनियरिटी से लेना है, प्रायोरिटी से लेना है। प्रायोरिटी का मतलब पहले आपको ये देखना है कि अगर अष्टफलक एक कॉम्प्लेक्स अष्टफलक की है, दूसरा कॉम्प्लेक्स चतुष्फलक की है, तो 100% अष्टफलक के अंदर CFSC का मान ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर लिगेंड की प्रकृति स्ट्रॉन्ग है और एक दुर्बल लिगेंड है तो फिर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड वालों में CFSC का मान ज़्यादा करेंगे। उसके बाद में अगर दोनों लिगेंड भी सेम है
और दोनों अष्टफलकीय संकुल भी हैं, तो फिर मुझे केंद्रीय धातु आयन पे आवेश देखना है। तो देखिए आवेश कैसे, यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर आवेश है +2 और यहाँ पे आवेश है कोबाल्ट पे +3। इसका मतलब क्या है, तो इसलिए यहाँ पे कोबाल्ट पे +3 आवेश है, इस पे कोबाल्ट पे +2 आवेश है। इसका मतलब क्या हुआ कि +3 आवेश वाला उन लिगेंडों को ज़्यादा आकर्षित करेगा, इसलिए ज़्यादा लिगेंड पास में आएंगे केंद्रीय धातु के, और जितने ज़्यादा केंद्रीय धातु के लिगेंड पास में आएंगे तो केंद्रीय धातु के ऊपर उपस्थित जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। तो ऑब्वियसली इसके अंदर CFSE का मान, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान किस में ज़्यादा होगा, CO-3। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है कि उस संक्रमण धातु जो केंद्रीय धातु होगा उसकी स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब जैसे वो 3D से बिलोंग करता है या 4D से बिलोंग करता है, या 5D से बिलोंग करता है, इस पर डिपेंड करता है। देखिए 3D वाले आपको पता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आते हैं, 4D वाले जो है ईट्रियम से लेकर के कैडमियम तक आते हैं, और फिर ये लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक आते हैं, इस तरीके से। तो इसमें ये है कि अगर केंद्रीय धातु आपका 3D से बिलोंग करता है तो 3D से 4D में जाने पे अगर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर केंद्रीय धातु 3D एलिमेंट है, दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर केंद्रीय धातु 4D एलिमेंट है, तीसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 5D एलिमेंट है, तो ऊपर से नीचे जाने में देखो इसमें ना 3D से 4D जाने में लगभग 40 से 50% डेल्टा बढ़ जाता है, और 4D टू 5D जाने में 20 से 30%। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जाने के ऊपर डी कक्षक अपने नाभिक से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो लिगेंड के पास में आएंगे। जैसे कैसे 3D का जो धातु की साइज़ ये है, 4D की धातु की साइज़ और बड़ी है, और 5D की धातु की साइज़ और बड़ी है। तो देखो लिगेंड इसमें भी वो यहीं से आ रहा है, इसमें भी लिगेंड यहीं से आ रहा है, और इसमें भी लिगेंड यहीं से आ रहा है। अब इसके जो कक्षक है डी कक्षक, ये कौन से, ये क्या है, इसके डी कक्षक क्या है, ये डी कक्षक। ऐसे ये तो मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये 3D का है, ये 4D का है, और ये किसका है, 5D का। अब साइज बड़ी होने की वजह से ये जो डी कक्षक ये आ गए, इसके डी कक्षक और, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस डी कक्षक जो है वो लिगेंड के बहुत ज़्यादा पास में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है, काफ़ी नज़दीक है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डी कक्षक इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास में आएंगे उतने बीच में प्रतिकर्षण क्या होगा, इधर से इधर चलने पर जो प्रतिकर्षण है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। इधर से चलने पर जो प्रतिकर्षण है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से प्रतिकर्षण उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर 3D से 4D से 5D की तरफ चलें तो मैं कह सकता हूँ कि 3D से 4D की तरफ जाने पर और 4D से 5D की तरफ जाने पर डेल्टा का मान इंक्रीज होता है, मतलब CFSE का मान इंक्रीज होने लगता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। तो आपको ये क्या देखना है कि जैसे सबसे पहले आपको ये देखना है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स अष्टफलकीय संकुल बना रहा है और कोई कॉम्प्लेक्स चतुष्फलकीय संकुल बना रहा है, तो अष्टफलकीय संकुल का जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन चतुष्फलकीय से ज़्यादा होगा। और उसके बाद में अगर दोनों अष्टफलकीय संकुल हैं तो आपको ये देखना है कि उसका लिगेंड, अगर दोनों में अलग अलग लिगेंड है तो आपको ये देखना है कि वो अगर कोई लिगेंड प्रबल फील्ड है और दूसरा दुर्बल है तो प्रबल वाले में डेल्टा का मान ज़्यादा होगा। अगर दोनों में लिगेंड भी सेम है, दोनों अष्टफलकीय संकुल भी हैं, तो आपको ये देखना है कि यदि एक केंद्रीय कॉम्प्लेक्स में यदि एक केंद्रीय धातु के ऊपर धनावेश ज़्यादा है, एक पे कम है, तो ज़्यादा धनावेश वाले में डेल्टा का मान ज़्यादा होगा। और अगर दोनों पे धनावेश भी सेम है परंतु एक 3D से बिलोंग करता है केंद्रीय धातु और एक 4D से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे कि 4D वाले में डेल्टा का मान ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र को इस तरीके से ये जो विभिन्न कारक है जो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें मैंने अभी तक जो आपको बताया कि किस तरीके से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, डेल्टा अष्टफलकीय क्षेत्र में किस प्रकार से चतुष्फलकीय क्षेत्र में होता है, और किस प्रकार से हम CFSE निकाल सकते हैं। मैंने आपको असाइनमेंट भी दिए थे और आज तक मेरे को किसी भी स्टूडेंट ने ये निकाल करके नहीं भेजा कि D1 से लेकर के D10 तक के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किस तरीके से, मतलब उनके अंदर CFSE की वैल्यू आएगी, कि आप उसके फॉर्मूले होंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप D1 से लेकर के D10 तक
कि कॉन्फ़िगरेशन में CFSE के फार्मूले निकाल करके आप मुझे व्हाट्सअप करें, जो अपना पर्सनल अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ ना BSc थर्ड ईयर का, उसके अंदर आप सब लोग लिखें कि CFSE के फार्मूले क्या होंगे। पहले आप लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, और दूसरा लिखेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में। अब D3 तक ऑक्टाहेड्रल में दिक्कत नहीं आएगी। D4 में आपको ये देखना है कि यदि दुर्बल लिगेंड होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रबल लिगेंड होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा। ऐसे चतुष्फलक के क्षेत्र में दुर्बल लिगेंड होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रबल लिगेंड होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा। ये सब आप कीजिए, उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिसाइड करेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जल्द ही मुझे ये असाइनमेंट एक पेपर पे करके उसकी फ़ोटो खींच के आप ग्रुप के अंदर डालेंगे। थैंक यू सो मच।